नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो विद्यार्थियों से बात करने के लिए बनाए हैं। उस कड़ी का आज ये पहला वीडियो है। मैं संगीत के विद्यार्थियों से मेरे कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मुझे संगीत का अभ्यास करते हुए करीब 50 वर्ष हो गए। इन 50 वर्षों में मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव आए जो मुझे ऐसा लगता है कि सभी विद्यार्थियों के मन में वो समस्याएं आती होंगी, वो प्रश्न उठते होंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे कोई बहुत बड़े गुरु या कोई घरानेदार व्यक्ति जिनसे कि वो प्रश्न पूछे और वो उनका सही सही उत्तर जवाब दें और उनके मन का समाधान हो, ऐसा नहीं हो पाता। तो जब मैंने ये चैनल बनाया है तब से मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों के मन में होती हैं, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं और वे अनुत्तरित रह जाते हैं। विद्यार्थी बहुत बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारी बातें विद्यार्थियों के मन में, बहुत भ्रांतियाँ भी होती हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा नहीं होता, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ। तो उन सभी का विचार करके मैंने ये सोचा कि ऐसे 2-3 वीडियोस बनाऊंगी जिनमें मैं विद्यार्थियों से बातें करूंगी, मेरे विचार, मेरे अनुभव उनसे साझा करूंगी। महाविद्यालयीन शिक्षा में मैंने बहुत, सारा जीवन ही उसमें मेरा गुजरा है। मेरे सामने ऐसे बहुत विद्यार्थी आते थे जिनकी आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं होती थी, जो गुरु को गुरु दक्षिणा दे नहीं पाते थे, फीस नहीं दे पाते थे, तबला संगीतकार जो होते हैं उनको भी उनका मानधन नहीं दे पाते थे और उनके मन में बहुत सारे विचार होते थे कि क्या किया जाए। तो वो सब देखकर ये वीडियो मैंने आज का बनाया है। मेरा उद्देश्य ही आपको मैं बता रही हूँ और औचित्य इसका यही है कि उन विद्यार्थियों तक ये बात पहुँचे और उनके मन में उठी हुई समस्याओं का निराकरण हो। कुछ बिंदु मैंने लिख लिए हैं। तो सर्वप्रथम पहली बात, विद्यार्थियों के मन में ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, जैसे मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, मेरी आवाज़ बहुत पतली है। मोटी आवाज़ वालों को लगता है मैं शायद लाइट गा नहीं पाऊँगी, पतली आवाज़ वालों को लगता है मैं शायद शास्त्रीय संगीत नहीं गा सकती हूँ। किसी किसी को लगता है मेरा पिच बहुत कम है, इतने लो पिच में, इतनी मोटी आवाज़ में गायन प्रभावशाली नहीं होता। तो ये भ्रांति मन में से सर्वप्रथम संपूर्णतया निकाल दीजिए। आपकी आवाज़ जैसी भी हो, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, आपका जो पिच है, मतलब आवाज़ की जो रेंज है, वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप उसको किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, आप उसको किस तरह प्रस्तुत करते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, न कि आपकी आवाज़ की क्वालिटी। अर्थात ये तो है ही कि जो बहुत मीठी आवाज़ वाले हैं वो नेचुरली उनका आवाज़ अच्छा ही होता है, तो उनकी प्रस्तुति कानों को बहुत मधुर लगती है। लेकिन मोटी आवाज़, पतली आवाज़, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यदि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं
कि नहीं फिर मैं तो नहीं गा सकती, तो इसको मन से निकाल दीजिए। यदि आपके दिमाग में संगीत है, सुरों की समझ है, तो आप बहुत अच्छा कभी भी गा सकते हैं। संगीत से प्रेम करिए, संगीत भी आपसे प्रेम करने लगता है। ये मेरा अनुभव है। दूसरी बात, एक कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि संगीत का रियाज ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो वो बात सही भी है। जो भी साधना हम करते हैं, आध्यात्मिक साधना कहिए, किसी कला की साधना कहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली संगीत की साधना निश्चित रूप से फलदायी होती है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखिए, सभी के घर उतने बड़े नहीं होते कि उनमें एक अलग से कमरा हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रियाज़ कर रहे हों। आपका घर यदि बहुत छोटा है, आपके परिवार में लोग ज़्यादा हैं, और आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपका रियाज़ शुरू कर देंगे, आपका अभ्यास शुरू कर देंगे, तो बाकी लोगों का क्या होगा? उनके काम में डिस्टर्बेंस होगा। तो ये आवश्यक नहीं है, ये मेरा कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही संगीत की साधना होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि आप तो ऐसा कीजिए कि उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़े काम करिए घर के, थोड़ा वार्म अप करिए अपने शरीर को। हो सके तो थोड़ी सी बाहर मॉर्निंग वॉक करके आइए, ताकि आपके जो इंटरनल सारी सिस्टम है वो शुरू हो जाए अच्छी तरह से। और ख़ास करके गले की सिस्टम, गला और अच्छा खुलता है। मेरा तो अनुभव ये है कि बिल्कुल सुबह उठकर गला उतना नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। और जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलने लगती है, वैसा गला भी खुश हो जाता है और रियाज़ करने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो यदि आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा है तो उसकी चिंता मत करिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपकी तबीयत कितनी भी ठीक हो, चाहे जितनी भी, लेकिन आप यदि अच्छा गाना चाहते हैं और गाने का अभ्यास रेगुलरली करना चाहते हैं, तो दिन में 2 बार, सुबह उठकर रात को सोने से पहले ज़रूर गरारे करिए, गार्गल्स जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। वो बड़ी बोर सी चीज़ होती है, ये मैं भी समझती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बोरियत छोड़ के, कंटाला छोड़ के और 2 बार गरारे करिए। आपका गला, आपके वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे और आपका जो स्वर लगने लगेगा। यदि आप में इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए, तो थोड़ा खट्टा और तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, उनसे थोड़ी दूरी ही बनाए रखें तो अच्छा है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे नहीं डरना चाहिए, आप यंग हो, आपको खूब खाना पीना चाहिए। वो बात सही भी है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पिंड होता है, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अलग होता है और हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के रूल्स भी अलग होते हैं। तो यदि आप चाहे जो खाकर आपका गला अच्छा रहता है तो इट्स ओके। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कलाकार, जो अच्छा बढ़िया रिसेप्शन में जाकर दही बड़ा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, सब खाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। पर मैं ऐसी नहीं थी, मुझे बड़ा डर लगता था। पर हर एक बार आवाज़ में कफ अभी भी रहता है, कितना भी पथ्य करो, कुछ भी करो, परहेज़ करो, अभी भी आवाज़ में कफ रहती है। तो अब वो मेरा पिंड है, वो मेरा स्वास्थ्य है, पर मेरी अब उम्र भी है। लेकिन आप लोग थोड़ा, यदि आप गाना चाहते हैं तो अपने परफॉर्मेंस के पहले दिन या अपने परीक्षा आपको देनी है तो कुछ दिन पहले से ये तली हुई चीज़ें और खट्टी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहें, तो दूरी रखिए उनसे। थोड़ा गाने वाले को थोड़ा खाने का परहेज़ तो करना चाहिए। चौथी बात, ज़्यादा ज़ोर से हंसना और ज़्यादा देर तक रोना गायकों ने नहीं करना चाहिए।
फिर वही बात कि क्या हंसना अच्छी बात नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है, हंसना बहुत अच्छी बात है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना मुस्कुराना अलग बात है और ठहाके लगा के हंसना अलग बात है। तो अक्सर ये हो जाता है कि जब फिर से वही बात कि जब परीक्षा है या आपको कहीं गाना है, आपका कहीं प्रोग्राम है, कहीं परफॉर्मेंस देना है, तो उसके कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले यदि आप अपने दोस्तों से मिलजुल रहे हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसना, उससे आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। थोड़ी खांसी आती है, उससे आवाज़ थोड़ी सी बैठ जाती है। उसी प्रकार जितने आंसू आपके आँखों से निकलेंगे उतने आपके गले में कफ होता है। तो ज़्यादा रोना, ज़्यादा हंसना, किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति नॉट अलाउड किसी भी संगीत के विद्यार्थी के लिए। अदरवाइज़ आप खूब हंसिए, हंसना अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन गाना है तो फिर थोड़ी पहले उसका भी परहेज ज़रूरी है। तानपुरा और हारमोनियम, इसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि तानपुरा जैसे आप गाना शुरू करते हैं, मतलब सीखना शुरू करते हैं, तो हारमोनियम आप लेते हैं, खरीदते हैं या हारमोनियम के साथ अपना सुर मिलाते हैं, तो ठीक है। लेकिन हारमोनियम शुरुआत के लिए ठीक है क्योंकि आपको सुरों का अंदाज़ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि हारमोनियम में हम जब सुर बजते हैं तो हमारी आवाज़, हमारा दिमाग उसके साथ कॉपी करता है, वैसा का वैसा स्वर निकालता है। उसके स्थान पर यदि तानपुरे का उपयोग किया जाए तो दिमाग चलाना पड़ता है, कॉपी नहीं। क्योंकि तानपुरे में 2 ही स्वर बजते हैं, षडज, पंचम और ऊपर का षडज। तो अब ये षडज पंचम बजते हैं तो इनके साथ ऋषभ और गंधार को लगाना समझ कर लगाना पड़ता है। हमारे दिमाग में उस स्वरांतर होना चाहिए, वो सारे स्वरांतर होते हैं तो ही दिमाग षडज बज रहा है उसको सुन के गंधार लगाता है या पंचम लगाता है, निषाद लगाता है। लेकिन दिमाग में यदि सुर नहीं है तो हारमोनियम लेके बैठ जाइए, तो पंचम बजा तो फिर आपने प को दबाया, प को गाया, तो वो सिर्फ कॉपी होती है। तो शुरुआत से ही ये ध्यान में रखिए कि हमें तानपुरे के साथ गाते आना चाहिए। अब वो कैसे गाना ये आप अपने गुरु से सीखिए। इस वीडियो में मैं वो नहीं बताऊंगी, लेकिन ज़्यादातर उपयोग तानपुरे का कीजिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे, तबले, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आ गई है और वो बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है, अत्यंत सुविधाजनक है। तो इन चीज़ों का आना हमारे संगीत के लिए बहुत वरदान है एक प्रकार से। लेकिन थोड़ा देख लीजिए आप, जैसे गिट्स के गुलाब जामुन होते हैं, उनका स्वाद देखिए, और घर में बनाए हुए प्योर घी के गुलाब जामुन, उनके स्वाद देखिए। दोनों गुलाब जामुन होते हैं, दोनों मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन घर का गुलाब जामुन बड़ा अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। वैसा ही है ये कि अपना तानपुरा जो मैनुअल बजता है वो अत्यंत स्वादिष्ट बजता है, बहुत कर्ण मधुर होता है यदि वो सुर में मिलाया जाए तो। और वही यदि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बजता है तो बहुत सुरीला तो होता ही है, नो डाउट, पर वो एक मज़ा जो होता है जो कि मैनुअल में होता है वो उसमें नहीं होता। तो ये मज़ा आपको लेना ही है। ऐसे नहीं कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हमने ख़रीद लिया है, एक बटन दबाया तो सारा तानपुरा बज उठा और हमने गा दिया। वो बाद के लिए ठीक है, जब आपके पैर नहीं चल रहे हैं, आप तानपुरे की बैठक में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ आपको तानपुरा ही खरीदना है, खरीदिए उसको। थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को कहिए कि थोड़ा पैसा खर्च करिए, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, वो भी खरीदिए। या फिर आप अपनी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपकी क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पर तानपुरे होते हैं, उनको आप बजाते रहिए, उनको बजाना सीखिए। वही बात, और एक बात कि आपको अपना तानपुरा ट्यून भी करते आना ही चाहिए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। अगला वीडियो अगले गुरुवार को ब्रॉडकास्ट करूँगी, उसमें और अभ्यास की बातें, रियाज़ की बातें आपको मैं अपने अनुभव साझा करूँगी। धन्यवाद।